हेलो गाइस। मैं हूं आपकी एजुकेटर माया किची और मैं लेके आई हूं आपके लिए बीएससी फर्स्ट ईयर पेपर फर्स्ट जूलॉजी का है, वो लेके आई हूँ। कल हमने पढ़ा था कि प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन देखा था और जनरल जो क्लासिफिकेशन दिए गए थे एनिमल किंगडम के अंदर, वो हमने देखे थे। आज हम पढ़ते हैं प्रोटोजोआ के सामान्य लक्षण जो हैं वो उनके अध्ययन करने जा रहे हैं। तो जनरल कैरेक्टर्स ऑफ प्रोटोजोआ के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जंतु वर्गीकरण एनिमल क्लासिफिकेशन जो है उसका शुरुआत कैसे हुआ था? तो प्रारंभ में सबसे पहले एक ही जगत को जंतु वर्गीकरण के लिए प्रयुक्त किया जाता था। यह जगत सजीव जगत कहलाता था। सबसे पहले कौन सा था? जो लिविंग जो किंगडम था उसी को माना जाता था और उसी के अंदर किसको अध्ययन किया जाता था? सारे एनिमल्स का अध्ययन भी किया जाता था। वहां पे प्लांट और जो एनिमल्स होते थे वो डिफरेंशिएट नहीं थे स्टार्टिंग में। उसके पश्चात क्या हुआ कि केरलोस लीनियस नामक साइंटिस्ट आए और इन्होंने टू किंगडम सिस्टम बताया, जिसमें इन्होंने प्लांट और जो एनिमल्स है उनको अलग अलग किया। प्लांट को प्लांटी में रखा और एनिमिया के अंदर एनिमल्स को रखा। उसके बाद थ्री किंगडम सिस्टम जो लेके आए थे अपने हेकल, और जो हेकल थे, हेकल थ्री किंगडम सिस्टम जो है ऊपर लेके आए, हेकल नामक साइंटिस्ट लेके आए और हेकल ने बताया कि तीन जगत है टोटली। एक तो है प्लांटी, दूसरा है एनिमिलिया और एक और बताया था उन्होंने प्रोटिस्टा। फिर उसके बाद आते हैं कॉपलैंड, जो कि लेके आते हैं अपने फोर किंगडम सिस्टम को और ये बताते हैं कि जो भी जगत है उसके अंदर पांच जगत है: मोनेरा, प्लांटी, प्रोटिस्टा और एनिमिलिया। उसके बाद पांच जगत प्रणाली आती है जिसके अंदर सबसे पहले मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, उसके बाद फंजाई, फिर प्लांटी और फिर लास्ट में था एनिमिलिया। तो पांच जगत में वर्गीकरण किया था। और ये जो पंच जगत प्रणाली है वो कौन लेके आया था? आर एच विहेटेकर नामक साइंटिस्ट लेके आए थे। जिनकी जो ये पंच जगत प्रणाली है इसको सर्वमान्य और सबसे अंत में आने वाली कहा गया। इसके बाद में भी एक और क्लासिफिकेशन आया था डोमेन सिस्टम का, जो कि सिक्स जगत प्रणाली के नाम से जाना जाता है, जिसमें थ्री डोमेन दिए थे और थ्री डोमेन के अंदर छह जगत को बांटा गया था। तो वो भी हाल ही में भी बुक्स वगैरह में नहीं आया, तो उसको हम नहीं पढ़ेंगे। ओनली रिसर्च जो पर्पज से भी देखा गया, जब वो आता है तो उसको भी अपने ऐड कर लेना है। तो इसके पश्चात सजीवों के वर्गीकरण के लिए दो तीन चार जगतों की व्यवस्था की गई थी ना, और इन सबको क्या कर दिया था? अमान्य कर दिया गया था। इन सबको अमान्य कर दिया गया था। अब बात करते हैं सबसे अंत में एवं सर्वमान्य प्रणाली पंच जगत प्रणाली को अपनाया गया। कि सबसे अंत में कौन सी आई थी? अंत में जो भी आई थी और उसका क्या वो जो प्रणाली थी वो कौन सी थी? पंच जगत प्रणाली, फाइव किंगडम सिस्टम जो आया था उसको सर्वमान्य अपनाया गया था। सजीवों की पंच जगत प्रणाली आर एच विटेकर के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। कौन से साइंटिस्ट है जिनके द्वारा जो फाइव किंगडम सिस्टम पब्लिश किया गया था या प्रेजेंटेशन दिया गया था? तो वो थे अपने आर एच विटेकर। इन्होंने ही पंचजगत प्रणाली को दिया था। आर एच विटेकर ने जो पंचजगत प्रणाली दी थी उनमें से केवल दो ही जगत जो है हमारे काम के हैं। एक तो है प्रोटिस्टा और एक है एनिमिलिया। मैंने कल की क्लास में भी बताया था कि किस तरह से वर्गीकरण हुआ था और कैसे जो है इस क्लासों के अंदर डिविडेशन हुआ था। थोड़ा सा मैं रिकॉल करा देती हूँ। जैसे कि ये एनिमिलिया है, एनिमिलिया को आगे जाके तीन भागों में डिवाइड किया। पहला भाग था प्रोटोजोआ, दूसरा भाग तो जो था वो क्या था? मेसोजोआ, और तीसरा भाग जो था वो था मेटाजोआ। अब प्रोटोजोआ के अंदर तो यूनिसेल्युलर जितने भी जीव थे एक कोशिकी उनको रखा गया था, और मेसोजोआ के अंदर ऐसे
ऐसे जीव जिनकी जो कोशिकाएं हैं वो क्या हो रही है, एग्रीगेट होकर रह रही है, तो उनको रखा गया था। और जो अपने मेटाजोआ है उसके अंदर किसको रखा गया था, मल्टी सेल्यूलर जो जीव है उनको रखा गया था। तो जो अपने मेटाजोआ है वहाँ पे मल्टी सेल्यूलर जीव को रखा गया था। मेसोजोआ में सेल एग्रीगेट नहीं कर पा रहे थे तो जीव का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, और वो जो जीव थे, वो जो जंतु थे, वो क्या हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। फिर ये प्रोटोजोआ जो है उसको प्रोटिस्टा के अंदर और मेटाजोआ को एनिमिलिया के अंदर रखा गया था। तो प्रोटोजोआ को प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया था और मेटाजोआ को एनिमिलिया के अंदर रखा गया। अब प्रोटोजोआ जो है वो प्रोटिस्टा किंगडम का अंदर आता है, प्रोटोजोआ सबफाइलम के रूप में। और प्रोटोजोआ सबफाइलम के अंदर जो फाइलम है वो कौन होगा, प्रोटोजोआ होगा। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि जो प्रोटोजोआ है, जो प्रोटोजोआ जो है उसका क्लासिफिकेशन भी हमने देखा था। एक तो था प्लाज्मोड्रोमा या प्लाज्मोड्रोमेटा, और दूसरा दो भागों में डिवाइड किया था ना। तो एक तो था प्लाज्मोड्रोमेटा या फिर प्लाज्मोड्रोमा, और दूसरा था सीलियोफोरा। जो प्लाज्मोड्रोमेटा है उसमें लोकोमोटिव जो ऑर्गन है वो जो ओरिजिनेट होते हैं किससे होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। और सीलियोफोरा के अंदर जो लोकोमोटिव ऑर्गन है वो ओरिजिनेट होते हैं साइटोप्लाज्म से। फिर हमने देखा था कि जो क्लासिफिकेशन है उसके अंदर जो क्लासिफिकेशन है उसमें हमने ये देखा था कि जो अपने प्लाज्मोड्रोमेटा है उसके आगे जाके 3 क्लासों के अंदर डिवाइड किया था। एक तो था फ्लैजिलेटा, राइजोपोडिया, और एक था स्पोरोजोआ। इसके अंदर जो फ्लैजिला पाए जाते हैं, स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं लोकोमोटिव ऑर्गन के रूप में, और स्पोरोजोआ के अंदर कोई लोकोमोटिव ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है। उसके बाद हमने सीलियोफोरा को भी 2 क्लासों में डिवाइड किया था। एक तो पाया था सक्टोरिया, और एक कौन सा क्लास थी, और सिलिएटा। सिलिएटा में पूरी बॉडी पर जो है सिलिया पाए जाते हैं, और सक्टोरिया के अंदर सक्टोरियल माउथ पाया जाता है, एम्फिलोटा जो इसका एग्जाम्पल था। तो हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी कल की क्लास में। अगर आपने कल का क्लासिफिकेशन नहीं देखा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो आप वहां से विजिट कर सकते हो। तो प्राणी वर्गीकरण के लिए पंचजगत प्रणाली से केवल 2 जगतों को लिया गया था, किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम एनिमिलिया। उसके बाद बात करते हैं कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसके अंदर किस तरह के जीवों को रखा गया है। तो मैंने पहले ही बताया था कि प्रोटोजोआ जो है उसके अंदर एक कोशिकीय जीवों को रखा गया है। इसका मतलब प्रोटिस्टा के अंदर भी कौन से जीव होंगे, एक कोशिकीय जीव होंगे। और यूनिसेलुलर जो जंतु होंगे, सजीव होंगे, उनको रखा जाता है। और जो यूनिसेलुलर जंतु होते हैं उनमें मेनली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है, असेक्सुअल तरीके से होता है। जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है, असेक्सुअल तरीके से देखने को मिलता है। तो बात करते हैं कि किंगडम प्रोटिस्टा के। इस जगत में मुख्य रूप से एक कोशिकीय सजीव को रखा जाता है जो सामान्य रूप से अलैंगिक जन्म प्रस्तुत करते हैं। प्रोटिस्टा जगत में उपजगत प्रोटोजोआ को रखा जाता है। फिर बात करते हैं उपजगत प्रोटोजोआ। उपजगत प्रोटोजोआ, इस उपजगत में एक कोशिकीय प्राणियों को रखा जाता है एवं इसमें एकमात्र फाइलम प्रोटोजोआ को रखा गया है। मैंने बताया था कि उपजगत जो प्रोटोजोआ है, सब फाइलम जो प्रोटोजोआ है उसके अंदर एक ही फाइलम प्रोटोजोआ को रखा गया है, और इसके जितने भी जीव है वो कैसे हैं, एक कोशिकीय यूनिसेल्युलर जंतु जो है इसके अंदर देखने को मिलेंगे। फिर आते हैं फाइलम प्रोटोजोआ। इसके अंतर्गत एक कोशिकीय आदिम प्राणियों को रखा जाता है जिनका शारीरिक संगठन सरलतम प्रकार का होता है। मतलब शरीर का संगठन कैसा होता है, सरलतम प्रकार का होता है। ऐसा क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि एक ही कोशिका से मिलकर बना हुआ शरीर है तो बहुत ही ज्यादा सरल देखने को मिलेगा। और एक कोशिकीय प्राणी होते हुए, और ये इनवर्टिब्रेट्स में सबसे आदिम है, मतलब प्रिमिटिव एनिमल्स के रूप में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जो आए हैं जीव वो कौन से हैं, प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ में ही आगे विकसित होकर अन्य सारे जीव आए हैं, और विकसित होते होते कॉर्डेट्स का भी फॉर्मेशन प्रोटोजोआ से ही माना जा सकता है।
इसके बाद हम बात करते हैं सामान्य लक्षण, जनरल कैरेक्टर्स की बात करें तो जो प्रोटोजोआ होते हैं वो कैसे होते हैं, प्राय छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोप से इनको देखने की जरूरत पड़ती है, बिना माइक्रोस्कोप के हम इनको नहीं देख पाते हैं। उसके अलावा ये जो होते हैं सबसे सीधे साधे एनिमल्स होते हैं अपने जो एनिमल किंगडम है उसके अंदर, और ये सबसे ज्यादा प्रिमिटिव होते हैं। इनका जो शरीर होता है वो कैसा होता है, प्रोटोप्लाज्मिक होता है, मतलब इनका जो शारीरिक संगठन होता है वो किस तरह से होता है, प्रोटोप्लाज्मिक टाइप का होता है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है और बीच में क्या पाया जाता है, साइटोसाइट या प्रोटोप्लास्ट पाया जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, प्रोटोप्लाज्मिक कहा जाता है। इनका शारीरिक संगठन की कोटि जो होती है। तो सामान्य लक्षण, जनरल कैरेक्टर की बात करूं तो ये छोटे प्राय सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोपिक जंतु होते हैं, सामान्यतः बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता की दिखाई न देने वाले होते हैं। प्राणी जगत में सबसे सरल और सबसे आदिम प्रिमिटिव तथा जीव द्रव्य श्रेणी के प्राणी होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा तो यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा कि प्रोटोजोआ जो है उसका शारीरिक संगठन की जो कोटि है वो सर्वोत्तम प्रकार की है, पर वो किससे मिलके बनी हुई है, तो वो कैसी है, प्रोटोप्लाज्मिक टाइप की है, प्रोटोप्लाज्मिक टाइप की है या फिर जीव द्रव्य प्रकार की है। ये जो मेरी आज की क्लास है वो आपके लिए एमएससी इंट्रेंस एग्जाम और एमएससी इंट्रेंस एग्जाम के हिसाब से और बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के हिसाब से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आरपीसी फर्स्ट ग्रेड, आरपीसी सेकंड ग्रेड आदि एग्जामों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शरीर एक कोशिकीय होता है, केंद्रक एक या एक से अधिक और एक आकारी मोनोमॉर्फिक या द्विआकारी डाइमॉर्फिक होता है, मतलब इनका जो शरीर होता है वो एक कोशिकीय होता है, एक कोशिका से मिलकर बना होता है, केंद्र एक भी हो सकता है या फिर एक से अधिक भी हो सकते हैं, और एक आकार के मोनोमॉर्फिक भी हो सकते हैं और द्विआकारी डाइमॉर्फिक भी हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो होते हैं प्राणी, इसके अंदर हम पैरामीशियम को देख लेते हैं। पैरामीशियम के पास दो केंद्रक होते हैं, एक तो होता है मैक्रो न्यूक्लियस और एक होता है माइक्रो न्यूक्लियस। मैक्रो न्यूक्लियस जो होता है वो बड़ा होता है और जो छोटा न्यूक्लियस होता है उसको कहा जाता है माइक्रो न्यूक्लियस। तो दो न्यूक्लियस होते हैं, दो आकारी की डाइमॉर्फिक देखने को मिलता है। जैसे ही अपने यूग्लिना और दूसरे एग्जाम्पल में देखें, जैसे कि यूग्लिना है और अमीबा है, उनके अंदर अपन देखते हैं तो वहां पर हमें अलग अलग तरह से केंद्रक देखने को मिलता है। यूग्लिना जो होता है मोनोमॉर्फिक न्यूक्लियस वाला होता है और जो अपने डाइमॉर्फिक न्यूक्लियस वाला कौन होता है, पैरामीशियम होता है। इन दोनों के जब तुम आप स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे है। इसमें दो न्यूक्लियस होते हैं और दोनों की आकार की जो होती है भिन्न भिन्न होती है। एक जो होता है वो बीन के आकार का होता है, सोयाबीन जो होते हैं उनके आकार का, सोयाबीन के बीज के आकार का होता है, और दूसरा जो होता है जिसकी किडनी शेप भी बोल सकते हैं उसको, और दूसरा जो होता है गोल होता है, माइक्रो न्यूक्लियस। तो द्विआकारी के होने की वजह से इसको क्या कहा जाता है, डाइमॉर्फिक। डाई का मतलब होता है दो, दो आकार है, और मॉर्फिक का मतलब क्या है, आकार। तो दो आकार होते हैं इसलिए इसको क्या कहा जाता है, डाइमॉर्फिक कहा जाता है। फिर बात करते हैं, ये एकल सॉलिटरी होते हैं, मतलब ये अकेले रहते हैं अथवा ऐसी शिथिल निवह कॉलोनी बना के रहते हैं जिनमें सभी प्राणी समान तथा स्वतंत्र होते हैं। या तो ये अकेले रहेंगे प्रोटोजोआ, या फिर ये कॉलोनी का फॉर्मेशन करेंगे, और जो कॉलोनी होगी वो कैसी होगी, उसमें सभी प्राणी जो होंगे, जो सभी जंतु होंगे, जितने भी प्रोटोजोआ होंगे वो कैसे होंगे, सिमिलर रहेंगे और स्वतंत्र रूप से फ्री रहेंगे। कोई किसी के ऊपर कोई भी दबाव देखने को नहीं मिलेगा। इनका शरीर असममित ही होता है, मतलब प्रोटोजोआ का शरीर जो होता है असममित होता है, एसिमेट्रिकल होता है। ऐसा क्यों बोला, कि जैसे ये अमीबा है और इस अमीबा को अपन यहाँ से काटेंगे तो भी बराबर भाग नहीं मिलेंगे, और यहाँ से काटेंगे तो भी बराबर भाग नहीं मिलते, ये से काटेंगे तो भी बराबर भाग नहीं मिल रहे। ऐसे प्राणी जिनके अंदर जिनको किसी भी तरह से काटने पर दो बराबर अर्धांशों का निर्माण नहीं होता है, ऐसे प्राणियों को क्या कहा जाता है, एसिमेट्रिकल एनिमल्स कहा जाता है। और प्रोटोजोआ जो होते हैं वो कैसे होते हैं, असममित प्राणी होते हैं।
या फिर इनके अंदर द्विपार्श्व सममिति देखने को मिल सकती है, कभी अरीय भी देखने को मिल सकती है, या फिर गोलाकार सममिति का भी पाया जा सकता है। मतलब सभी प्रकार की सममिति इनमें देखने को मिल जाएगी। जैसे पैरामीशियम है, उसको हम जो होता है उसके अंदर भी हमें कोई सममिति देखने को नहीं मिलती है, पर यूग्लिना के अंदर हमें कौन सी देखने को मिलती है, द्विपार्श्व सममिति देखने को मिलती है। और जो प्रोटोजोआ गोल होते हैं उनके अंदर अरीय सममिति देखने को मिलती है, क्योंकि जो गोल होता है उसका शरीर को किसी भी तल से काट दिया जा सकता है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, अरीय सममिति कहते हैं। शरीर नग्न या संतुक्त पेलिकल से आवृत रहता है, या शरीर पर सरल या विस्तृत कवच बाह्य कंकाल एक्सोस्केलेटन के रूप में पाया जाता है। जो इनका जो शरीर होता है वो वैसे इनके शरीर पर कोई भी आवरण नहीं देखने को मिलता है, पर इनका जो शरीर होता है उसमें बाह्य कंकाल के रूप में क्या पाया जाता है, पेलिकल पाया जाता है। पेलिकल का आवरण जो होता है इनके बाह्य कंकाल का कार्य करता है। फिर बात करते हैं, शरीर की आकृति प्राय स्थायी होती है, कुछ में विविध और अनेकों में पर्यावरण अथवा आयु के अनुसार बदलने वाली होती है। वैसे तो शरीर की आकृति जो होती है एक जैसी होती है, पर कुछ में ऐसा देखने को मिल सकता है, अलग अलग प्रकार की आकृति देखने को मिल जाए शरीर की, पर जो बहुत सारे जो ऐसे होते हैं वो पर्यावरण के अनुसार या फिर आयु के अनुसार अपनी आकृति बदल देते हैं। केवल एक कोशिका का बना शरीर उन सभी आवश्यक जैविक क्रियाओं को करता है जो जंतु शरीर को लक्षित करती है। मतलब एक ही कोशिका के अंदर वो सारी जो उपापचय क्रिया है वो होती है, जो कि एक जंतु को जीने के लिए आवश्यक होती है। अतः केवल अधिकोशिकीय कार्य की श्रम विभाजन, सब सेल्यूलर फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर देखने को पाया जाता है। वैसे तो इनके अंदर लेबर ऑफ डिवीजन जो होता है वो एब्सेंट होता है, पर सब सेल्यूलर फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक ही कोशिका के अंदर जो पार्ट होते हैं वो अलग अलग पार्ट जो होता है अलग अलग कार्य करने के लिए डिवाइड होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सब सेल्यूलर फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर जो है प्रोटोजोआ के अंदर देखने को मिल सकता है। इनमें अंगुली के समान कुटपाद शुडोपोडिया पाए जाते हैं, जिनकी सहायता से गमन कर सकते हैं। हंटर के समान फ्लैजेला पाए जा सकते हैं, जैसे कि यूग्लिना के अंदर, अमीबा के अंदर शुडोपोडिया, या बालों के समान पक्षमा सीलिया पाए जाते हैं, जैसे कि अपने पैरामीशियम, जो कि चलनांग होते हैं या चलनांगों का अभाव भी देखने को मिलता है, जैसे कि स्पोरोजोआ के अंदर, प्लाज्मोडियम के अंदर। तो यहाँ पर ये कहने को मिलता है कि जो अपने प्रोटोजोआ होते हैं उनमें अंगुली समान जो है वो सूडोपोडिया पाए जाते हैं, जैसे कि अपने अमीबा के अंदर पाए जाते हैं, और हंटर के समान फ्लैजेला देखने को मिलते हैं। छोटे छोटे बालों के सामान्य धागे रूपी संरचना के रूप में क्या पाए जाते हैं, सीलिया पाए जाते हैं, जो कि इनके चलनांग होते हैं। और जैसे कि प्लाज्मोडियम जो है वो एक पैरासाइट होता है, इसलिए उसके अंदर कोई भी लोकोमोटिव ऑर्गन जो है वो नहीं पाया जाता है, एब्सेंट होता है, जो कि स्पोरोजोआ की क्लास के अंदर आता है। उसके बाद करते हैं पोषण, प्राणी समपोषी। इनका जो पोषण होता है उसमें ये अलग अलग टाइप से पोषण कर सकते हैं। ये होलोजोइक भी हो सकते हैं, होलोफाइटिक भी हो सकते हैं, और स्पोरोजोइक भी हो सकते हैं, और पैरासाइटिक भी हो सकते हैं। सबसे पहले इनका मीन समझते हैं कि क्या क्या होते हैं। तो प्राणी समभोजी, होलोजोइक का मतलब होता है पादप के समान, प्राणी के जंतु के समान भोजन करने वाले। फिर आते हैं पादप समभोजी, होलोटाइपिक। होलोटाइपिक का मतलब क्या होता है कि जो प्लांट होते हैं उनके समान भोजन करने वाले। प्राणी के समान भोजन करेंगे तो कैसे होते हैं, हेटेरोटाइपिक को जो प्रोटोजोआ होंगे वो क्या कहलाएंगे, प्राणी समपोषी कहलाएंगे। और पादप समभोजी का मतलब क्या होगा, होलोफाइटिक, जिससे हम कह सकते हैं ऑटोट्रोफिक, मतलब ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा यूग्लिना। फिर आते हैं मृतोपजीवी, स्पोरोजोइक, सड़े गले पदार्थों पर अपना भोजन के लिए निर्भर होते हैं, जैसे कि कोलोनिम्फिया जो होते हैं मृतोपजीवी होते हैं। और फिर बात करते हैं परजीवी के बारे में, पैरासाइट के बारे में। तो पैरासाइट के रूप में हमें क्या देखने को मिल जाएगा, प्लाज्मोडियम देखने को मिल जाएगा।
पैरासाइट का मतलब होता है किसी अन्य जीव के ऊपर अपने जीवन के लिए निर्भर होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, पैरासाइटिक कहा जाता है। पोषण और न्यूट्रिशन के लिए दूसरे जीव पर, दूसरे जंतु के शरीर में रहते हैं, उनको क्या कहा जाता है, पैरासाइटिक है। पैरासाइट दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो हो सकते हैं एंडोपैरासाइट और एक हो सकते हैं एक्टोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट का मतलब शरीर के अंदर रहने वाले और एक्टोपैरासाइट का मतलब शरीर के बाहर सतह पर रहने वाले होते हैं, जो कि हमें पैरासाइटिक ऑफ प्रोटोजोआ जो है वो टॉपिक जब अपन करेंगे उस टाइम पे कवर कर लेंगे। मुख एवं गुदा छिद्र निश्चित होते हैं, इनका जो मुख कहाँ पे है और उसका गुदा छिद्र कहाँ पे है वो क्या होता है, निश्चित होता है, जबकि कुछ में नहीं होता है। पाचन क्रिया खाद्य धान्यों के अंदर अंतःकोशिकीय की होती है, मतलब इंट्रासेल्यूलर पाचन देखने को इनके अंदर मिलता है, तो क्योंकि इनके अंदर क्या पाई जाती है, फूड वेक्टर्स पाई जाती है और फूड वेक्टर्स के अंदर ही जो भोजन होता है उसका पाचन होता है। तो इंटरसेल्युलर जो पाचन होता है, डाइजेशन होता है, वो इनके अंदर देखने को मिल सकता है प्रोटोजोआ के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद बात करते हैं श्वसन और सुसंजन क्रियाएं शरीर की सामान्य सतह से विसरण द्वारा या संकोचनशील रिक्तियां कॉन्ट्रिकल विकल्प के द्वारा होती है। इन रिक्तिकाओं द्वारा मुख्य कर परासरण नियमन ऑस्मो रेगुलेशन का कार्य होता है। जैसे कि पैरामीशियम के अंदर क्या पाई जाती है, कॉन्ट्रैक्टाइल व्हीकल्स पाई जाती है, जो कि क्या करती है, ऑस्मो रेगुलेशन का काम करती है, परासरण नियमन का काम करती है। सॉल्ट और वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो जो है प्राणी के शरीर और बाहर उसके बीच में क्या करती है, नियंत्रण बनाए रखती है, कंट्रोल करके रखती है। और इनकी जो श्वसन होती है, इनमें जो रेस्पिरेशन होता है, जो उत्सर्जन होता है, वो जो भी क्रियाएं होती है वो किससे होती है, शरीर की सामान्य सतह से होती है। इनका अंदर जो संवेदांगों के विभाव देखने को मिलते हैं, तो इनकी जो सामान्य सतह होती है वो संवेदांगों के रूप में काम करती है, जैसे तंत्रिका तंत्र के रूप में भी काम करती है। तो इनकी जो सतह है पे अगर कुछ भी चीज लगाई जाती है या फिर कुछ भी टच किया जाता है, गरम हो या फिर गर्म पानी हो या फिर कोई सुई नीडल कुछ भी टच किया जाता है, तो इनके पूरा जो शरीर होता है वो पूरा ही शरीर जो क्या है, प्रतिक्रिया करता है। ऐसी क्रिया को क्या कहा जाता है, अनुक्रिया कहा जाता है या फिर इरिबिलिटी कहा जाता है। फिर बात करते हैं लैंगिक फिर बात करते हैं अलैंगिक असेक्सुअल जनन क्रिया द्विखंडन या बहुखंडन और मुकुलन द्वारा तथा लैंगिक सेक्सुअल जनन वृक्षों के समयुग्मन होलोगमी या युग्मकों के संयोजन सिनगेमी द्वारा होता है। इसी तबीयत सही नहीं है ना, तो क्लास में ऐसा हो जाता है, बोलते बोलते गला बैठ जाता है मेरा। कोई नहीं, इग्नोर करना, मैं वापस से पढ़ लेती हूँ इसको, कि मैं एक बार एक्सप्लेन करके फिर पढ़ती हूँ। जो इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो मेनली होता है, वो भी कैसे होता है, बाइनरी फिजन के द्वारा होता है या फिर बहुखंडन के द्वारा होता है। ये क्वेश्चन जो है अभी हालिया आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी पूछ लिया गया था, एमएससी इंट्रेंस एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो प्रोटोजोआ होते हैं उनके अंदर किस तरह से जो है जनन होता है, क्योंकि इनका जो एग्जाम्पल है, जैसे अमीबा का नाम लगा के पूछ लिया जाएगा, तो ऐसे एग्जाम्पल के नाम से पूछा जाएगा, तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी जो हालिया एग्जाम में आया था वो यही आया था कि अमीबा के अंदर किस तरह का जो है एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, तो वो किस तरह से कर सकता है, या तो द्विखंडन के रूप में कर सकता है या फिर बहुखंडन के रूप में कर सकता है, मतलब बाइनरी फिशन कर सकता है या फिर इसके मल्टीपल सेगमेंट देखने को मिल जाते हैं। मतलब ये जो प्रोटोजोआ है, चाहे ये अमीबा हो या चाहे फिर कोई सा भी हो, तो इसका अगर इसके दो पार्ट अलग हो जाते हैं और ये दो जो है अमीबा का फॉर्मेशन कर लेता है, तो इसको क्या बोलते हैं, द्विखंड बाइनरी फिशन कहते हैं। और अगर ये जो अमीबा है इसके बहुत सारे टुकड़े हो जाए और प्रत्येक टुकड़े से क्या हो जाए, एक नया अमीबा बन जाए, एक नया अमीबा का फॉर्मेशन हो जाए, तो इसको क्या कहते हैं, बहुखंडन कहते हैं। या फिर क्या
सकता है कि ये जो अपना अमीबा है इसके ऊपर क्या हो जाए, बडिंग हो जाए, एक छोटा सा अमीबा और निकल जाए, ग्रोथ करने लग जाए और परिपक्व होने के बाद इस अमीबा से, बड़े अमीबा से विछड़ जाए, पृथक हो जाए, बिछड़ कर पृथक हो जाए। तो ऐसे जो इस तरह से जो मुकुलन की प्रक्रिया कहलाती है, बडिंग की प्रक्रिया कहलाती है, इस विधि से भी अलैंगिक जनन इनके अंदर देखने को मिल सकता है। तो प्रोटोजोआ में मेनली अलैंगिक जनन जो होता है, एक तो द्विखंडन बाइनरी फिशन के द्वारा, बहुखंडन के द्वारा और बडिंग के द्वारा देखने को मिलता है। पर अगर बात करें सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वैसे तो देखने को नहीं मिलता है, पर कुछ रेयर जो स्पीसीज होती है जैसे कि पैरामीशियम, उनके अंदर देखने को मिल जाता है। तो वहां पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें दो तरह का होता है, या तो होलोगेमी टाइप का होता है, समयुग्मन की तरह होता है, मतलब दो अमीबा जो होते हैं वो आपस में चिपक जाए और अपने युग्मकों का स्थानांतरण कर दे, या फिर युग्मकों के संयोजन से सिंगेमी के द्वारा होता है। तो दो तरह से होता है, समयुग्मन के द्वारा होता है और युग्मकों के संयोजन सिनगेमी के द्वारा किया जाता है। होलोगेमी और सिनगेमी दोनों ही टाइप का यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिल जाएगा। फिर हम बात करते हैं कि जीवनप्रद अलैंगिक एवं लैंगिक प्रवासों के एकांतरण के साथ प्राय जटिल होता है। अगर किसी प्राणी के कोई भी प्रोटोजोआ है उसके अंदर एक बार तो क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, फिर क्या होता है, एसेक्सुअल। तो सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ये जो एक साइकिल चल जाती है, जिससे क्या हो जाता है, इनका जो लाइफ साइकिल है वो क्या हो जाती है, कॉम्प्लेक्स हो जाती है। फिर बात करते हैं परिक्षेपण डिस्पर्सल में साइटार्थ और भोजन, ताप एवं आर्द्रता को प्रतिकूल परिस्थितियों का प्रतिरोध करने हेतु फुट्टी भवन इंसाइटमेंट होता है। इनके अंदर क्या होता है, पुट्टी भवन होता है। मतलब अगर इनका भोजन जो है और इनके पास जो फूड है, इनका ताप, आर्द्रता, जब प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है उस टाइम पर इनका प्रतिरोध करने के लिए क्या करते हैं, अपने ही अंदर एक पुट्टी का फॉर्मेशन कर लेते हैं, अपने शरीर के अंदर क्या कर लेते हैं, एक पुट्टी का फॉर्मेशन कर लेते हैं और इन चीजों को कंट्रोल कर लेते हैं। फिर बात करते हैं मुक्त जीवी, फ्री लिविंग होते हैं प्रोटोजोआ, अधिकांश जलवासी होते हैं। मतलब ज्यादातर ये कहाँ पाए जाते हैं, समुद्री जो जल होता है वहां पर देखने को मिलते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, मुक्त जीवी होते हैं, और जो अलवण और समुद्री जल एवं आर्द्र स्थानों में रहते हैं, जहां पर स्थान जो होता है वो आर्द्र होता है वहां पे रहते हैं, या फिर अलवणीय जल मेराइन वाटर के अंदर रहते हैं, या फिर ओशियन जो वाटर होता है वहां पे देखने को मिल जाता है। परजीवी, पैरासाइटिक एवं स्वभोजी कॉम्बिनेशनल स्वभोजी को बोलते हैं कॉम्बिनेशनल, या फिर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में प्रोटोजोआ पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, प्रोटोजोआ जो होते हैं अन्य जंतु या पौधों के ऊपर या उनके अंदर निवास करते हैं। तो अन्य जंतु या पौधों के ऊपर या उनके अंदर निवास करते हैं प्रोटोजोआ, और उनके साथ क्या सहभोजी जीवन, कम्युनिकेशन जो जीवन होता है वो व्यतीत करते हैं। इनके पर्यावरण में पर्याप्त आर्द्रता का होना आवश्यक है। अगर आर्द्रता नहीं होगी, अगर पानी नहीं होगा, नम स्थान नहीं होगा, तो प्रोटोजोआ जो होंगे वो जीवित नहीं रह पाएंगे। तो इनको जीने के लिए, इनके सर्वाइवल के लिए आर्द्रता, ह्यूमिडिटी जो होती है बहुत ज्यादा जरूरी होती है। फिर बात करते हैं केवल एक कोशिकीय प्राणी होते हैं जिनमें कायिक द्रव्य, सोमेटोप्लाज्म तथा जनन द्रव्य, जर्मप्लाज्म का विभेदन नहीं होता है। प्रोटोजोआ जो होते हैं एक कोशिक होते हैं, तो इसमें जो जर्मप्लाज्म होता है वो और सोमेटोप्लाज्म होता है, ये दोनों ही डिफरेंशिएट नहीं होते हैं। इसी कारण इनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, जो कि शरीर का प्रदत्त मूल्य है। इसलिए इनकी क्या होती है, प्राकृतिक मृत्यु जो होती है वो नहीं हो पाती, क्योंकि किसी भी एनिमल के मरने के लिए दोनों चीजों का मरना बहुत जरूरी है। उसका साइटोप्लाज्म है उसका भी मरना जरूरी है, उसका जर्मप्लाज्म है उसको भी मरना जरूरी है। जब उसका केंद्रक, जो उसका ब्रेन है, कंट्रोलिंग यूनिट है, केंद्रक मर जाएगा और उसका जो कायिक द्रव्य सोमेटोप्लाज्म या फिर साइटोप्लाज्म है वो भी मर जाए, तभी तो क्या होती है, जीव की मृत्यु होती है। पर कोशिका की मृत्यु इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि इसका जो जर्मप्लाज्म है और सोमेटोप्लाज्म या फिर साइटोप्लाज्म जो है वो क्या है, विभेदित नहीं है, इसलिए इनकी मृत्यु नहीं हो
हो सकती है। फिर बात करते हैं, इनकी लगभग 80,000 जातियां ज्ञात है। तो प्रोटोजोआ है उसकी लगभग कितनी 80,000 जातियां हमें अभी तक ज्ञात है। तो ये थे हमारे प्रोटोजोआ के जो है क्लासिफिकेशन से जुड़े हुए कुछ जनरल कैरेक्टर। हमने अभी तक क्लासिफिकेशन पढ़ा है, जनरल कैरेक्टर पढ़ा है, और मैं जो है ये कंपटीशन एग्जाम के पर्पज से भी लेके आई हूँ और बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के हिसाब से भी लेके आई हूँ। तो मैं यहाँ पर एमसीक्यू भी कराऊंगी इनसे। तो पहले आप क्लास को अच्छे से देख ले, इनके शॉर्ट नोट्स बना ले, फिर हम क्या करेंगे, इनके एमसीक्यू लेके आएंगे, जिससे कि आपके एमएससी इंट्रेंस एग्जाम, आरबीसी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड और जहाँ पे भी प्रोड्यूस का टॉपिक लगता है वहाँ के जितने में एमसीक्यू बन पाते हैं मैक्सिमम एमसीक्यू मैं कवर करवा लूंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।